हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें केवल और केवल हमारी अभाज्य संख्याएं ही हों, भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे हमें 12 और 15 और 21 का करना है, तो इसमें 12 और 15 और 21 में हमें जितने भी गुणनखंड करने पड़ेंगे वो अभाज्य संख्या होने चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 को 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 6 बार में, और 6 को 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ से 3 देखेंगे, 3 दूना 6 दूना 12, इसका गुणनखंड ए हो गया। और 2 और 2 और ये 3 कैसी संख्याएं हैं? 2 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो यही कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब 15 का देखते हैं। 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 5 15। 3 हमारा और 5 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अब 21 का करेंगे तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, ऐसे लिख लें, या तो एक तरीका और है, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कौन सा होता है? जितने भी संख्या है हमारे पास, उसमें जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं वही उस संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कितना मिल रहा है? यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसे ऐसे भी लिख सकते थे एचसीएफ 12, 15, 21 बराबर 3। दो तरीका हो गया, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं या कर। अब लिखेंगे एलसीएम 12, 15, 21 बराबर, जो कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जितने भी गुणनखंड बचते हैं उसका उसमें गुणा करते चले जाते हैं, तो हमें उन संख्याओं का एलसीएम मिल जाता है। तो लिख लेते हैं 3 हो गया हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ बचा है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और यहाँ बचा है 5 गुणे, यहाँ बचा है 7, तो 7। इसका जब एलसीएम निकालेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 का 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा एलसीएम हमारा। यही निकालना था हम लोग को कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एलसीएम। इसमें जितने भी गुणनखंड होंगे आप लोग को दिख रहे होंगे कि वो हमारी एक अभाज्य संख्या है। यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम निकला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हल। 17 का निकालेंगे गुणनखंड, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 17
और 23 का निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 23 और 29 को निकालेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 29। इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है तो इसका HCF 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF 17, 23, 29 बराबर 1 और LCM 17, 23, 29 बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका गुणा कर लेते हैं 17 का। 17 ते 51 को 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 5 39। 391 क्या गुणा 29 में करेंगे तो इधर कर लेते हैं हम लोग 391 गुणे 29। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27। 27 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7। यहाँ से 9, यहाँ से 3, 8 5 13 को 3, 7 3 10 1 11। यहाँ से 11,339 आ जाएगा। 11,339 जो कि हमारा LCM निकला है। यही हम लोग को निकालना था। 17 और 23 और 29 हमारा एक अभाज्य संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें निकालना है 8 का तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 3 और 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 5। इसमें उभयनिष्ठ कुछ दिख रहा है? उभयनिष्ठ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जिन संख्याओं में उभयनिष्ठ न दिखे उसका HCF सदैव 1 होता है। क्या होता है? सदैव 1 होता है। तो लिखेंगे HCF 8, 9, 25 बराबर 1 और LCM बराबर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो इन्हीं संख्याओं का गुणनखंड होगा LCM। क्या होगा? LCM। यहाँ से 8 गुणे 9 गुणे 25 या ए लिखो, ए सारे लिख दो या ये लिख दो, बात बराबर है। गुणा करने पर एक ही आएगा, एक समान उत्तर आएगा। 8 9 72, 72 गुणे 25 का करेंगे 25 दूना 50, 25 साते 175, 25 साते 175 और 5 180। इसका LCM हो जाएगा 1800। यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया है 306 और 557 का 9 दिया है और कह रहा है कि LCM निकालिए 306 और 657 का। तो इसमें हम लोग डालेंगे हल। HCF दिया है 9 ना, तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं या लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर LCM गुणे HCF। दो संख्या हमारे पास है 306 गुणे 657 बराबर LCM 306 का 657 गुणे 9 इतना दिया है हम लोग को। इसी सूत्र से हम लोग LCM ज्ञात कर लेंगे।
306 का 657 करेंगे तो करते हैं 657 गुणे 306, 6 सते 42, 6 5 30, 4 34, 6 6 1 36, 3 39, 0 0 0, 3 सते 21, 3 5 15, 2 17, 3 3 6 18, 1 19, 2 4 0 1 0 2, 20,000 10 42, 20 10 42 हो जाएगा। LCM 306 का मान 657 गुणे 9। अब 9 इस पर आ जाएगा 20 10 42 बटे 9 बराबर LCM 306 का मान 657। जब इसे काटेंगे हम लोग तो 9 दूना 18 बच जाएगा 21, तो 9 दूना 18 बच जाएगा 33 हो जाएगा, 9 3 27, 3 हो जाएगा 34, 9 3 27 बच जाएगा 9 8 72, 22,338 बराबर LCM 306 का मान 657। इसका एलसीएम आएगा 22,338। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 दूना 18 बचा 2 21 हो गया, 9 दूना 18 बचा 3 30 हो गया, 9 3 27 बचा 3 34 हो गया, 9 3 27 बचा 7 72 हो गया, 9 8 72। एलसीएम हमारा बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें ये सूत्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये सूत्र को यदि आप अपने ध्यान में रखते हैं तो ऐसा सवाल कहीं से भी उठा कर पूछ देगा, आप तुरंत कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन का हल डालेंगे। इस क्वेश्चन का सीधा सा लॉजिक यह है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि गुणनखंड में 2 गुणे 5 एक बार रहेगा तो इसका गुणा करने पर 5 दूना 10 होता है
और 10 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 0 है। तो यदि हमारे संख्या में 2 गुणे 5 के रूप का होगा तो उसे हम कह देंगे कि वह संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। लिखेंगे, देखेंगे संख्या हमारे पास क्या है, 6 की पावर n है, तो संख्या हमारे पास क्या है 6। 6 के गुणनखंड करते हैं हम लोग। 6 का गुणनखंड जब करेंगे 2 गुणे 3, 2 3 6। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 6 का गुणनखंड आ रहा है 2 गुणे 3 आ रहा है, न कि 2 गुणे 5। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि संख्या 6 का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या 6 के पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे संख्या 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, न कि 2 गुणे 3 है, तथा संख्या 6 का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। संख्या 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, तथा संख्या 6 का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसे हमें दिखाना है कि ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है, कारण भी बताना है। तो चलिए हम लोग, यदि 1 मिनट पानी पी ले थोड़ा। यदि हम लोग ये जितनी भी संख्या आएगी उसका गुणनखंड 2 से अधिक दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, कारण भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट में कह रहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 11, यहाँ से गुणे 13 कर सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 2, 1 1 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7, छोटे अंक से लिखते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13 के पावर 2। इसका गुणनखंड हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 से अधिक है। लिखेंगे चूंकि
संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, अधिक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इतना ही लिखना था। अब केस नंबर 2 में देखते हैं क्या कर रहा है। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5। इतना लिख सकते हैं इसे। यहाँ से 5 को गायब कर यहाँ लिख दिए बस, सिंपल सा करने के लिए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 1 प्लस 1। यहाँ से 5 हम लोग कॉमन ले लिए हैं। जब 5 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस यहाँ 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 7 6 42 लिख सकते हैं इसे, 4 3 12 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ से 2 कॉमन था, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 1 लिखे या ना लिखे, 5 गुणे 2 यहाँ से 2, तो इसे लिख सकते हैं 42 गुणे 12 पंचे 60 गुणे 4 2 दूना 4 12 पंचे 60। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो लिखेंगे चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, अधिक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जो है 12 मिनट लेता है। तो कह रहा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर को हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखते हैं। हल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ये एक हमारा मैदान है। क्या है? मैदान है। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये हमारा अंडाकार बन गया है, थोड़ा इसे वृत्ताकार बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा वृत्ताकार पथ हो गया। तो इस वृत्ताकार पथ को सोनिया जब यहाँ से चलती है तो एक चक्कर लगाने में उसे कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। और इसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। रवि को
एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। अब जब वे दोनों, मान लो यहाँ से सोनिया और यहाँ से रवि एक ही समय पर एक ही दिशा, मान लो इस दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, तो वह कितने समय बाद अपने इसी प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जब भी ये दोनों चक्कर लगा रहे होंगे तो जब ये अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वह समय सब क्या होगा, सबसे कम समय होगा। दोबारा मिलेंगे तो उससे ज़्यादा समय लगेगा, तिबारा मिलेंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। तो इसमें ओवरऑल देखें हम लोग तो किसका आभास हो रहा है, न्यूनतम का। न्यूनतम बोले तो लघुत्तम समापवर्त, न्यूनतम बोले तो लघुत्तम समापवर्त। तो हमें करना क्या है, ये जो दोनों संख्याएं हैं, मिनट लग रहे हैं 18 मिनट और 12 मिनट, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जितना एलसीएम आएगा उतने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर दोनों लोग मिल जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में रवि और सोनिया का रवि और प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में रवि और सोनिया को लगा समय अब निकालेंगे हम लोग 18 यहाँ से और यहाँ से 12, इसे 2 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में। इसे 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, इससे 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे 3 बार में और 1 बार में इसे काटेंगे तो यह 1 बार में। ओवरऑल हम लोग देखेंगे इधर तो आएगा क्या, इधर देख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, अर्थात 36 मिनट उन दोनों को अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट लगेगा टाइम। जो 36 मिनट बाद वे अपने जहाँ से चले थे प्रारंभिक स्थान से यहीं पर आकर मिलेंगे पहली बार। तो वही पूछा था कि कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लिए। यहाँ से हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 अगले वीडियो में देखेंगे तथा इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिएगा। धन्यवाद।